महत्वपूर्ण बिंदु है शासन प्रणालियों की वैधता। देखिए, सभी शासन प्रणालियों में किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित होती है। जब कोई व्यक्ति शासन पर अधिकार करता है और शासन प्रणाली के स्वरूप को बदलता है, तब वह अपने उसके औचित्य को सिद्ध करने के लिए किसी न किसी सिद्धांत का सहारा लेता है। हिटलर और मुसोलिनी ने अपनी तानाशाही स्थापित करने के लिए नाजीवाद और फांसीवाद जैसी विचारधाराओं का सहारा लिया था, और शक्ति द्वारा शासन को बनाए रखना उस समय असंभव था। सिद्धांत शास्त्रियों द्वारा राष्ट्रवाद, उदारवाद, साम्यवाद, गांधीवाद जैसी अनेक विचारधाराओं को जन्म दिया गया। शासन के उम्मीदवार इनमें से किसी एक विचारधारा को अपनाकर जन समर्थन प्राप्त करके सत्तारूढ़ हो जाते हैं और अपने शासन के लिए वैधता प्राप्त करके शांतिपूर्वक शासन कर पाते हैं, और इस प्रकार राजनीतिक विचारधाराएं राजनीतिक संरचनाओं के वैधानिकरण में सहयोग करती है। देखिए, हमने ये देखा कि शासन प्रणालियों की वैधता किस तरीके से हुई। जब सभी तरीके की जो शासन प्रणाली होती है उसमें कोई ना कोई तो सिद्धांत होता ही है। जैसे हिटलर मुसोलिन का ये सिद्धांत था कि तानाशाही तरीके से ही हमें राज करना है, तो नाजीवाद, फांसीवाद जैसी उनकी विचारधाराएं आई और अपनी शक्ति के माध्यम से उन्होंने शासन बनाए रखा। ये उनकी अपना एक सिद्धांत था। और इसके अलावा हम देखते हैं कि शासन के अन्य उम्मीदवार भी थे जो किसी एक विचारधारा को अपनाकर अपना जन समर्थन प्राप्त करते थे और सत्तारूढ़ हो जाते थे। तो ये एक तरीके की जो शासन के लिए उनकी वैधता है, वो शांतिपूर्वक शासन कर पाते थे। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि शासन प्रणालियों की वैधता भी उस राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से की जाती है। अगला है 6 राजनीतिक आंदोलन के प्रेरणा स्रोत। देखिए, राजनीतिक आंदोलन के अपने विशिष्ट सिद्धांत थे, आदर्श होते हैं, और जिनसे प्रेरित होकर क्रांतिकारी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे गांधी जी ने देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के पीछे देशवासियों का समर्थन उस विचारधारा के कारण था जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित थे। अब राजनीतिक आंदोलन के प्रेरणा स्रोत भी बनते हैं राजनीतिक सिद्धांत, क्योंकि हमने अभी बात करी कि कोई ना कोई जो शासन करता है या किसी न किसी विचारधारा या किसी न किसी प्रत्यय को विचारधारा है किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित ही होती है। गांधी जी की जैसे विचारधारा सत्य और अहिंसा पर आधारित थी, तो उनकी अपनी एक विचारधारा थी, तो उनका अपना एक सिद्धांत था, तो वो उसके माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन किया और राष्ट्रीय आंदोलन को एक प्रेरणा का स्रोत बना। और इस तरीके से सिद्धांत जो है वो लेनिन के अनुसार एक विकसित या प्रगतिशील सिद्धांत के मार्गदर्शन के बिना कोई पार्टी किसी संघर्ष का नेतृत्व नहीं कर सकती। तो यह भी आवश्यक है कि किसी न किसी तरीके का राजनीतिक सिद्धांत भी होना आवश्यक है, उसकी विचारधारा भी होनी आवश्यक है, तभी जो है वो सफलता प्राप्त हो सकती है राजनीति के अंतर्गत। फिर 7 हम देखते हैं शांति स्थापना में सहायक। देखिए, 20वीं शताब्दी में जो 2 भयानक विश्व युद्ध हुए थे ने घोषणा कर दी थी कि तीसरा विश्व युद्ध समस्त मानवता को ले डूबेगा। इसलिए सिद्धांत शास्त्रियों को विश्व शांति स्थापित करने योग्य सिद्धांत निर्मित करने के लिए प्रेरित होना हुआ। परंतु राजनीतिक मूल्यों जैसे कि प्रभुसत्ता, देशभक्ति, धर्म, रंग, राष्ट्रीयता आदि की जो पुरानी परिभाषाएं थी, उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना सर्वथा असंभव था। तो इस तरीके से जो बदलती हुई ये तस्वीर है, ये जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं, उन अनुकूल परिस्थितियों के लिए आवश्यकता पड़ी कि किस तरीके से शांति की स्थापना की जाए। तो सिद्धांतों के माध्यम से भी शांति की स्थापना की जा सकती है। जैसे इसके लिए जॉर्ज कैटलिन के अनुसार पुराने इंजनों में जंग लग चुका है और उनमें विस्फोट हो चुका है, और इंजीनियर का कार्य उसे संचालित करना है, न कि उसके विस्फोट का इंतज़ार करना है। तो इस तरीके से पुरानी धारणाएं हैं, पुराने सिद्धांत हैं, उनको बदलना ज़रूरी था। आने वाले समय के लिए शांति स्थापना आवश्यक थी, तो इसके लिए भी नए सिद्धांतों की स्थापना करना ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित की जा सके। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, और अंत में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत प्रारंभ से ही परिस्थितियों के निवारण के लिए समाधान करते रहे हैं। किसी भी तरीके की जो परिस्थितियां आती है उसके निवारण के लिए ही राजनीतिक के अंतर्गत सिद्धांतों की स्थापना की गई है। परंपरागत विचार प्रचलित अनुमानों तथा विचारों के संघर्ष का अध्ययन करके एक सुव्यवस्थित समाज के निर्माण हेतु सुझाव देते हैं।